ये उसको पपाए को। अच्छा बेटा, सबसे पहले तो बेटा आज हम ना बहुत सारी यूजफुल चीज़ें सीखेंगे, जिसमें आपको कल से जिसका इंटरव्यू है या उसके बाद जो इंटरव्यू है उसका बड़ा फायदा होगा। अच्छा, ये जो चीज़ें मैं आपको आज के बड़ी यूजफुल बातें थी, तो मैंने कहा कुछ भी हो ना ये ज़रूर तुम लोगों तक बातें लानी है मैंने, क्योंकि इसकी वजह से आपको प्रैक्टिकल इंसाइट मिलेगी। ना सिर्फ इस वजह से कि आपका इंटरव्यू एसआरबी में हो रहा है, जहाँ पे मेरी रूह बसती है एसआरबी में। मैं एफबीआर का कम और इस बार एसआरबी का ज़्यादा हूँ और एफबीआर के लोग मुझे जो है ना नहीं मानते अब, कहते हैं यार तुम एसआरबी के हो, और आई एम प्राउड टू बी एसआरबीएन। और दूसरी ये है कि मैं खुद इंटरव्यू टीम्स में रहा हूँ, मैं खुद इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं। तकरीबन कोई 200 प्लस इंटरव्यू मैंने कंडक्ट किए हैं, 200 प्लस कैंडिडेट्स के एक इंटरव्यू बोर्ड पे मैं रहा हूँ। तो उस प्रैक्टिकल चीज से मैंने देखा है कि समटाइम्स ब्राइट कैंडिडेट्स ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनके चांस, क्योंकि वो वही 5 से 10 मिनट 15 मिनट का इंटरव्यू होता है। मैं आपको चंद चीजें पहले एनेक्डोटल एनेक्डोटल कुछ चीजें समझाऊंगा, एनेक्डोट्स, कुछ छोटे छोटे किस्से जो मैंने देखे इंटरव्यू के दौरान, ताकि वो गलतियां आप ना करें। फिर मैं थोड़ी सी गाइडेंस दूंगा आपको कि कैसे क्या एक्सपेक्ट करो। देखें, सबसे पहली चीज ये है कि ये जो इंटरव्यू है इसमें आपकी असेसमेंट कैसे की जाती है। क्या आप इंटरव्यूअर नहीं रहे, मैं रहा हूं तो मुझे पता है। आमतौर पे 3 से 4 क्राइटेरिया पे असेस किया जाता है। अब पहली चीज ये है कि इंटरव्यू में आप अच्छा स्कोर लेने की कोशिश करोगे तो आपको इन सब पे तवज्जो करनी चाहिए, ठीक है। और उस पे अलग अलग मार्क्स रखे जाते हैं, 20 मार्क्स है ना, वो डिवाइड किए जाएंगे, वो सिर्फ एक चीज पे नहीं होते। अच्छा, सबसे पहले तो नॉलेज। हालांकि हालांकि नॉलेज का इम्तिहान हो चुका। जब आप टेस्ट पास करके और 60% लेके आगे बढ़े हो तो नॉलेज तो चेक हो गई, मगर फिर भी ये नॉलेज का इम्तिहान इंटरव्यू में होता है, क्योंकि वो सवाल जवाब की फॉर्म में होता है। जब सवाल पूछते हैं तो नॉलेज होगी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। तो बुनियादी तौर पे ये नॉलेज पे भी कुछ मार्क्स होते हैं, मगर सिर्फ नॉलेज पे नहीं होते। ये इंटरेस्टिंग चीज है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं जब किसी इंटरव्यू टीम का हिस्सा था तो अलग से मार्क्स रखे गए थे कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। कैसे हैं, इस पे नंबर दो इसको। दूसरा, लीडरशिप क्वालिटीज। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं मुझे नहीं पता एसआरबी इस वक्त क्या करेगा। लीडरशिप क्वालिटीज, ओके, इस पे अलग मार्क्स रखे गए थे। और ओवरऑल पर्सनैलिटी, ठीक है। इस तरह करके 4 कैटेगरीज बनाई गई थी और मार्क्स को 4 हिस्सों में तोड़ा गया था। तो आप सुपीरियर नॉलेज होने के बावजूद 20 आउट ऑफ 20 नहीं ले सकते। सारे सवालों के जवाब आने के बावजूद आपको पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स भी काम आएंगे। अब इंटरव्यू में कुछ एनेक्डोट्स बताऊं मैं आपको। एक कैंडिडेट, ये रियल किस्सा है क्योंकि मैं खुद, और चूंकि मेरा ताल्लुक फाइनेंस और टैक्स से है, तो जब भी कोई कैंडिडेट ऐसा आता था, कैंडिडेट आने से पहले उसमें कमेंट होता है, अंदर बैठी हुई टीम ना कमेंट करती है, फाइल बनी होती है कि इसके रिटर्न में इतने मार्क्स हैं, इसके ग्रुप डिस्कशन में इतने मार्क्स हैं, तो और इसका ये बैकग्राउंड है। खास तौर पे जिस चीज पे बात की जाती है, इसकी डिग्री कौन सी थी, इसने बीबीए किया है, इसने एमबीए किया है, इसने लॉ भी किया है। तो अकॉर्डिंगली फिर इंटरव्यू में से एक टीम मेंबर को जिम्मा लगाया जाता है कि तुमने इससे ज्यादा सवाल करने। तो जो फाइनेंस का बंदा आता था तो मुझे कहते तुन्यू साहब का बंदा है, मेरे लिए मेरे पास छोड़ देते थे। अब एक बंदा था जिसने आईसीए में क्वालिफाइड था, उन्होंने कहा भाई ये तो तारिक तुन्यू। एक एम कॉम किया हुआ था, ये तारिक तुन्यू। तो वो बाकी सवाल करते थे, मगर टेक्निकल नॉलेज, तो इससे
एक बात याद रखिएगा कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है ना, उसमें सवाल आपसे होंगे होंगे। आपने एमबीए किया है, आपने बीबीए किया है, आपसे सवालात होंगे। मैं आखिर आगे चल के थोड़ी सी एरिया भी बता दूंगा कि इस एरिया पे खास तवज्जो कर लो, ठीक है। मगर अभी थोड़ी एनेक्डोटल बात बताऊं। अब एक कैंडिडेट आया और क्या उसकी पर्सनैलिटी थी, इम्पेक्केबल ड्रेसिंग, इम्पेक्केबल। और मैं उसको देख के मैं कहता हूँ वाह, ये तो आया ही आया, अंदाजा हो जाता है ना। और यकीन कीजिएगा कि वो बंदे की क्या, मतलब कमाल था, कमाल। क्या खूबसूरत सूट पहना हुआ था, फिटिंग एवरीथिंग। और अल्लाह ने माशाल्लाह कद काठ जो था, मैंने कहा यार वाह 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 वाह। जैसे ही बैठा, और ये रियल किस्से बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको ना थोड़ा सा अंदाजा हो कि यार इंटरव्यू ना हम अपने ही वजह से फेल करते हैं। इंटरव्यू पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंटरव्यूअर से ज्यादा नॉलेज आपको है। लेट मी टेल यू ऑनेस्टली एंड फ्रैंकली, इंटरव्यूअर से ज्यादा आप लोग जानते हो। वो कैसे? क्योंकि आप लोगों की नॉलेज फ्रेश है, फ्रेश ग्रेजुएट्स, सीएसएस की तैयारी करने वाले, ऐसा है ना मोस्टली, है। ज्यादा तो आप जानते हो। इंटरव्यू में बैठा हुआ बंदा कौन है? जो डे टू डे वर्क में फंसा हुआ होगा, उसकी ड्यूटी लगा दी गई, हाँ यार इस आर भी में इंटरव्यू है यार, चलो भाई कोई। अब कौन कौन, मैं आपको उस पर भी गाइड करूंगा, मगर याद रखिएगा कि आपकी नॉलेज ज्यादा है। इस व्यू से जाओ, फ्रेश है। हाँ, एक आध सवाल नहीं भी आएगा, सो व्हाट, सो व्हाट। वो बच्चा जैसे ही बैठा ना, आपको पता है क्या करना है? मुझे बाद में नहीं मिला, मैं कान के नीचे उसको थप्पड़ मारता है, क्या यार नॉनसेंस। वो जैसे बैठा ना, यूं यूं कर रहा है, ऑनेस्टली। स्ट्रेस, अब स्ट्रेस, उसको पता नहीं चला वो चेयर को मूव कर रहे हैं। एंड आई हैड टू टेल हिम, बेटा चेयर को। हाँ, फिर उससे आवाज नहीं निकल रही। यकीन करें लोएस्ट मार्क्स उसके थे, जिसकी ड्रेसिंग अच्छी थी। तो एक चीज तो भूल जाओ कि जो मैकेनिक्स होते हैं ना, मैकेनिक्स, मैकेनिकल चीजें, कितने कदम लेने हैं, ये रोबोटिक, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। बी नेचुरल, बी नेचुरल। इंटरव्यू में कैसे जाना चाहिए? जैसे कहीं पे भी जाना चाहिए, पढ़े लिखे इंसान कहाँ जाता है? फॉर्मल ड्रेसिंग में, फॉर्मली जाए, खत्म बात। इससे ज्यादा नहीं सोचना इसके बारे में। सवार नहीं कर दो कि अगर ये नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं होता। जितना नॉर्मल रहोगे, जितना रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट रहोगे, उतने ज्यादा चांस है तुम्हारे। कुछ लोग होते हैं ना, जिसको ऐसे ही रफ चुके, अभी तो आप लोग भी मेच्योर हो माशाल्लाह, कुछ इंटरव्यू आप भी देके आए होंगे, कुछ चीजें आप भी नहीं देखी होंगी। जो इंटरव्यूई इस एटीट्यूड से जाता है ना, जो जा ठोक दो, वो ज्यादा आते ठोक, आप बताओगे। बॉडी लैंग्वेज यूज हो रही होती है ना, वो ज्यादा स्कोर करते हैं। आपको पता है क्यों? रियल लाइफ में, रियल लाइफ में इट इज द पर्सनैलिटी जो एम्प्लॉयर्स को चाहिए। नॉलेज तो वो देंगे ना। आपको क्या नॉलेज है? कुछ भी नहीं। क्या जानते हो टैक्स के बारे में? कुछ भी नहीं। क्या काम के बारे में जानते हो? कुछ भी नहीं। वो तो वो देंगे ना। उनको चाहिए एक सांचा जिसको वो देख रहे हैं। वो सांचे में सबसे पहली प्री रेक्विजिट है आपकी पर्सनैलिटी। अब ये पर्सनैलिटी का क्या मतलब है यार? पर्सनैलिटी का मतलब है बी ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। बोलो, बोलो, बात करो, डरो नहीं उस वक्त। द मोमेंट तुम वहां डरे ना बेटा, वो डर पता है क्यों होता है यार? नहीं हुआ तो, अरे भाई नहीं हुआ ना, मेरा किस्सा सुनो। पहले भी मैंने शायद एक सेशन लिया था, शुरू शुरू में तो बताया था, आप अगर उस वक्त थे तो। बेटा मैंने 3 एग्जाम दिए थे जिंदगी में, बस 3 के अलावा मुझे एग्जाम नहीं देने पड़े। सीएसएस ऑब्वियसली, मैंने कभी पीसीएस नहीं दिया, ये मेरी ख्वाहिश रह गई हमेशा, क्योंकि सीएसएस पहले हो गया। 21 ईयर में ही मेरा सीएसएस हो गया था।
3 में से 2 मैंने पास कर लिए थे, MOD वाला मैंने पास किया और CSS पास किया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो AD आता है। एक में फेल हुआ, मुख्तियार कार वाला 16 ग्रेड वाला, इंटरव्यू में फेल हुआ। अच्छा शुक्र या अल्लाह, इतनी दुआएं करता हूँ मालिक तेरा करम के फेल हुआ, अच्छा हुआ। आप पता है अभी CSS की तैयारी कर रहे थे कि ये एक टेस्ट आया था 20 जॉब्स के लिए, मुख्तियार कार 16 ग्रेड की, अच्छी जॉब थी, अप्लाई किया, बगैर तैयारी के पास हो गया। तैयारी इतनी की थी CSS के लिए, वो कोई मुख्तियार कार के लिए थोड़ी पढ़े थे, हम तो CSS के लिए पढ़े थे, तो आ गया तो हमने पास कर लिया। तो मेरे दोस्त जो थे ना, वो जो भी मेरे साथ CSS में बाद में साथ हुए, तो हम शाहनवाज लाइब्रेरी लड़काना बैठते थे, कहते यार ये एक सीट तो गई यार, ये तो तारिक यार, एक 19 पे कंपटीशन है, 20 पे नहीं है, एक गई। वो साले इतने क्या उनको गालियां दूं, वो पास हो गए, मैं पीछे रह गया, वो हो गए, मैं रह गया। और इट वॉज अ शॉक, इट वॉज अ शॉक, प्योर शॉक, अनबिलीवेबल, फर्स्ट फेलियर इन लाइफ, अनबिलीवेबल। ये क्या, कैसे, हाउ इज, आई न्यू मोर देन माई इंटरव्यूअर यार। उसने मुझसे पूछा इस्लामिक कल्चर, यार इस्लामिक कल्चर पे मैंने उसको एक जमील जालबी की बुक थी इस्लामिक कल्चर की, उसकी कंटेंट बता दी। वो कहता मुझे नहीं पता इस किताब का। आई सेड दिस इज अ लीडिंग बुक पाकिस्तानी कल्चर के हवाले से। आई न्यू फॉर मोर देन माई इंटरव्यूअर्स, उन्होंने मुझे फेल कर दिया। अब मैं अगर मिलेंगे हाथ चूमूंगा, थैंक यू वेरी मच आपने फेल किया, क्योंकि मैं अगर पास हो जाता ना तो CSS नहीं देता, सोचता और तैयारी करता और आगे बढ़ता, और तैयारी के चक्कर में पता नहीं कहाँ होता। तो शुक्र है कि फेल हुआ ताकि मैं CSS कर गया। तो प्लीज एक डर खत्म कर दो यार, ये चीज मैं आपको बताऊं, मैं अपने तजर्बे से बताता हूँ, ठीक है। ये चीजें ना आपके हाथ में, ना मेरे हाथ में। सबसे पहली चीज है नो फियर, सोचो ही नहीं ना उसके बाद क्या होगा, फेल होने का तो सोचो ही नहीं ना। जब आप सोचोगे ना कि पहली बात क्या है, फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट, क्या है, ना बुरा ना अच्छा, बल्कि अच्छा ही सोचो, क्यों नहीं होगा यार, क्यों नहीं होगा, पॉजिटिव रहो। द मोमेंट आप जाओगे ना इंटरव्यू में, तो आई एक्सपेक्ट के कम से कम 5 लोगों की टीम होगी, कम से कम 5 होंगे, जिसमें से आई एक्सपेक्ट 3 SRB से होंगे, 2 गवर्नमेंट ऑफ सिंध से होंगे, बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ ऑल द डिटेल्स, ठीक है। वो कल जब आप जाएंगे तो पता चल जाएगा। और ऑब्वियसली बिकॉज मैं आपको पढ़ाने के साथ लिंक रहा हूं, तो मैं उनके साथ लिंक नहीं रहा, अनएथिकल हो जाएगा ना, कोई ऐसी चीज मैं नहीं करूंगा जो अनएथिकल। तो इसीलिए आज तैयारी चल रही थी तो मैं निकल आया, मैंने कहा नहीं यार मुझे नहीं मालूम करना क्या करेंगे वो, बिकॉज आई ऑलरेडी नो कि हम आपको कैसे गाइड करूंगा, ऑलरेडी आई नो फॉर इसकी डिटेल मुझे पता थी। देखिए सबसे पहली चीज ये है कि जब आप वहां इंटरव्यू में जाए ना, तो ये गारंटी मैं आपको देता हूं कि आप में से एवरीवन जिसने ये टेस्ट पास करके, और जिस तरीके से SRB चेयरमैन तारीफ कर रहा था आप लोगों की, एंड ही सेड ही स्पोक विथ मी कि तारिक यार कमाल के लड़के यार, ये तो हम भी CSS करके आए थे, कहते मैं खुद को कंपेयर कर रहा था यार, क्या टॉपिक मिला, शुरू हो गई यार, वाह यार। तो इट मीन्स के एवरी वन ऑफ यू जो यहां तक पहुंचा है इज अ सक्सेस स्टोरी, इज अ सक्सेस स्टोरी। आगे की सक्सेस के लिए चंद चीजें चाहिए बस, थोड़ी सी, क्योंकि कंपटीशन, समवन ऐसा भी तो होगा जो रह जाएगा, ठीक है। मगर इस वक्त हम नहीं सोचेंगे कि वो कौन होगा। मेरी ख्वाहिश है कि आप जो मेरे साथ इस वक्त हो सब हो जाओ। तो इसीलिए चंद चीजें जो मैं आपको आज गाइड करूंगा, उसमें पहली चीज क्या है, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस। बात करें, ठीक है, बात करें। अब बात कैसे करेंगे, सवाल पूछेंगे वो, तो सवाल को मैंने जो सबसे बड़े पिटफॉल्स देखे हैं ना इंटरव्यू में, बच्चे को जवाब तो आता है, डिस्क्राइब करना नहीं आता, जवाब पता है बट अंग्रेजी नहीं आती, जवाब पता है मगर वो लफ्ज नहीं मिलते जिससे अच्छे तरीके से उस सवाल को एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। मैं चंद चीजें जो बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा जो मुझे प्रॉब्लम नजर आया था ना उन 200 इंटरव्यू में, बच्चा अपनी नॉलेज को डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पा रहा। अब इसीलिए मेरी एक एडवाइस है, आप
अपने सब्जेक्ट आपके जो सब्जेक्ट हैं जो भी हैं जिसको आप एज अ मेन करके पेश करते हो। देखो इंटरव्यूअर का कतई मकसद ये नहीं होता आपको फेल करे, बल्कि अक्सर वो आपसे पूछेंगे कि आपका फेवरेट एरिया क्या है, उससे सवाल पूछेंगे आपका एरिया क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, बताएं। ठीक है। देखें अगर आपको वो कहते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आपको दे दिया उन्होंने ग्राउंड पूरा का पूरा, उसमें वो गांव देहात की बातें नहीं करो, आई वॉज बॉर्न इन टंडो फलाना, ओ भाई अल्लाह के वास्ते उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं है। ऐसी चीजों पे लाओ जिसको तुम्हारी स्ट्रेंथ है। अगर चंद चीजें जल्दी जल्दी लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो, मैं आपको बता रहा हूं क्रिकेट का अगर किसी ने बताया ना बेटा, मर गया वो। क्रिकेट की फिर आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप हम लोग अक्सर बोल देते क्रिकेट में, तो पूछते हैं कि जी गली क्या है, दूसरा क्या है, रिवर्स स्विंग कैसे होता है, ठीक है, गली किसे, गुगली किसे कहते हैं, ये टर्म्स जो यूज होते हैं। स्ट्राइक रेट क्या है, रन रेट क्या है, पाकिस्तान की लास्ट मैच की कोई बात बता पूछ देंगे। तो जो क्रिकेट को एज ए शौक पेश करे ना, तो प्लीज बी श्योर कि यू नो दीज थिंग्स। दूसरा, क्रिकेट में तैयारी करके जाना अगर बोल रहे हो तो, वरना बोलना नहीं मुझे क्रिकेट से नफरत है। दूसरा, इंडिया, इंडिया के इलेक्शंस, लास्ट इलेक्शंस, ठीक है, लास्ट इलेक्शंस हुए थे ना, उसको जरा पढ़ के जाना। तीसरा, अमेरिका, अमेरिका में खास तौर पे करंट क्या चल रहा है, इलेक्शन तो हो गया ना, अमेरिका में इस वक्त इवेंट कौन सा चल रहा है, एलए फायर, एलए फायर, लॉस एंजलिस में जो फायर है इसको देख लो। 6 फायर थी ना, 6 थी, 6 या 7 थी, 6, उसमें से 2 अभी भी चल रही हैं। वो कौन सी एरियाज में है, थोड़ा देख लो, अमेरिका को थोड़ा देख लो, चांस है इसके, इस पे चांस है, सवाल पूछा जा सकता है। बुश, ये अपना बुश बोल रहा हूँ, ये हमारा जो ट्रम्प है, किस मार्जिन से जीता ये देख लो, देख लो उसके सीट्स कितनी थी। अच्छा, स्विंग सीट्स, स्विंग होती है, स्विंग स्टेट्स, स्विंग स्टेट कौन कौन सी हैं, लिख लो, 7 कौन सी हैं स्विंग, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना, स्विंग स्टेट्स का पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये ये क्विकली, क्योंकि चीजें बतानी है, टाइम बहुत कम है हमारे पास, कोई लंबा सेशन में नहीं रखूंगा, तो जरूरी जरूरी चीजें बता रहा हूँ। एनएफसी अवार्ड इस वक्त कौन सा चल रहा है, इस वक्त कौन सा चल रहा है, इस वक्त लास्ट 7th को वो फॉलो कर रहे हैं ना, 7th में जो फार्मूला तय हुआ था, उस फार्मूले को बाद में कोई नया फार्मूला नहीं आया, मगर एनएफसी इनका नंबर कौन सा है, इज इट 11th or 10th, मेक श्योर किड्स 10th, मेक श्योर किड्स 10th। उसमें फार्मूला क्या था एनएफसी का, ये पता होना चाहिए। अच्छा, ये सेल्स टैक्स एंड सर्विसेज के कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट का पता होना चाहिए। सेल्स टैक्स एंड सर्विस का कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी एंट्री है जिसमें सेल्स टैक्स फेडरेशन के पास है और सर्विसेज सूबे के पास है, कौन सी एंट्री है, 4th शेड्यूल पार्ट 1 की कौन सी एंट्री है, नहीं पता। ये बेसिक्स हैं बेटा, इसमें ये तो यही तो पूछेंगे और क्या पूछेंगे यार। पाकिस्तान में सेल्स टैक्स कब आया था सर्विसेज का, 2000 में आया था, 2010 में भी नहीं आया था, 2000 में आया था सेल्स टैक्स एंड सर्विसेज। 2000 में कैसे आया था, 2000 में कैसे आया था, 2000 में ऑर्डिनेंस के थ्रू आया था। और ये देखिए, ये पहले लिख लें तो मैं आपको मोटी मोटी चीजें लिखवा देता हूं बेटा। एंट्री 49, ये कॉन्स्टिट्यूशन का, ऑनलाइन बेटा नोट करें इसको, ये कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, ये क्या है, 4th शेड्यूल पार्ट 1 में, 4th शेड्यूल पार्ट 1 किस चीज का है, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट का है, ये देखो 4th शेड्यूल पार्ट 1 क्या है, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, इसमें फेडरेशन के पावर्स लिखी है, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट।
इसमें अब बात करते वक्त आप बोलोगे ना एंट्री 49 इन पार्ट 1 फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और उसमें एंट्री 49 में कहा गया है कि सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, टैक्सेस ऑन सेल परचेज ऑफ गुड्स, ये फेडरेशन की है। और ये जो था ना एक्सेप्ट सेल्स टैक्स ऑन सर्विस, ये 18th अमेंडमेंट ने शामिल किया था। अब इससे एक मुगालता, एक गलत चीज मशहूर हो गई कि सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज प्रोमिसेस को कॉन्स्टिट्यूशन के 18th अमेंडमेंट ने दिए। रॉन्ग, रॉन्ग। 18th अमेंडमेंट ने इस पावर को री स्टेट किया था। रीस्टेट का मतलब समझिएगा क्या है। सबसे पहली चीज, पाकिस्तान में सेल्स टैक्स कब आया सर्विसेज का? 2000 में। 2000 में किस कानून के तहत आया? सिंध सेल्स टैक्स ऑर्डिनेंस 2000। ये वो ऑर्डिनेंस है जिसके तहत आया। ये वो 1.5 सप्पे का ऑर्डिनेंस है बेटा, सिंध सेल्स टैक्स, जिसमें कोई 11 सर्विसेज थी। ये सर्विसेज थी, चंद एक सर्विसेज थी, जिनमें होटल की सर्विसेज थी, एडवर्टाइजमेंट है, कस्टम एजेंट, स्टीवरडोर, शिप शेंडिलियर्स थे, क्लब और कैटरर्स हैं, इन पे टैक्स था बस। मगर ये टैक्स सूबा खुद नहीं कलेक्ट करता था, कोरियर सर्विसेज भी थी। सूबे ने 2000 में टैक्स लगा के एफबीआर को पावर दे दी। पावर दे दी एफबीआर को कि इसको एफबीआर कलेक्ट करेगा। तो एफबीआर ने इसको कलेक्ट किया फ्रॉम ईयर 2000 टू 2010। अब क्लियर हुई बात? असल में प्रोविंसेस ने खुद वापस इसको कलेक्ट करने की, ना कि लगाने की। लगा तो पहले ही चुके थे वो। तो वो कब स्टार्ट हुआ? 2000। अब एसआरबी एज डिपार्टमेंट कब बना? एज डिपार्टमेंट कब बना और टैक्स कब आया? ये 2010 में एसआरबी बनता है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड। और इसका एक एक्ट है, एसआरबी एक्ट 2010। ये 10 क्यों है? क्योंकि इदारा बनाया गया था इससे। अगले साल फिर टैक्स लाए, और उसका नाम क्या है? उस कानून का नाम क्या है? सिंध सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2011। और खुद टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2011। इससे पहले सेल्स टैक्स ऑन सर्विस था, मगर एफबीआर कलेक्ट करता था। ओके, थोड़ी सी एसआरबी की मालूमात तो होनी चाहिए ना। अब आपको पूछेंगे आपसे, कम से कम जितनी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे उतनी तो पूछेंगे आपसे। यार वेबसाइट देख के आए हो? तो कॉन्स्टिट्यूशन में किस एंट्री में लिखा था सेल्स टैक्स ऑन सर्विस? 49 में। क्या लिखा था? वो किसके पास है? नहीं, गुड्स फेडरेशन के पास है। एक्सक्लूड करके 2010 में सूबों को क्यों लिखा गया? वो रीस्टेट किया गया। पावर दी नहीं गई, पावर पहले ही मौजूद थी, क्योंकि उस लिस्ट में जो कुछ नहीं है वो प्रोविंस का है। लिखने से नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट करने से नहीं मिलेगा, वो सूबों का है। इसका मतलब हमारे मुल्क में 2 सेल्स टैक्स है। कौन से? सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज और सेल्स टैक्स ऑन गुड्स। गुड्स कौन कलेक्ट करता है और सर्विसेज कौन कलेक्ट करता है? और कौन से प्रोविंशियल इदारे हैं जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विस में डील करते हैं? 2012 बनता है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, और पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज कलेक्ट करता है। 2013 के पीआरए, और एक साल छोड़ के 2015 में बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी आता है। और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का आईसीटी, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का भी सेल्स टैक्स है। वो एफबीआर कलेक्ट करेगा। उसका कानून कौन सा है? उसका भी तो कानून होगा ना। उसका नाम क्या है? उसका भी तो कोई नाम होगा। ठीक है, इस्लामाबाद ये देखिए, ये नाम है उसका, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी टैक्स ऑन सर्विसेज ऑर्डिनेंस। मगर वही पुराना चला आ रहा है, क्योंकि उनको तब्दील करने की जरूरत थोड़ी थी।
इसका मतलब क्या था कि 2000 में चारों सूबों ने ऑर्डिनेंस पास किए थे 2000 में, और सबने कहा कि एफबीआर कलेक्ट करें। इस्लामाबाद का लॉ 2001 में आया और अभी तक चला रहा है। ठीक है, सही है। अच्छा देखिए, इसके अलावा सेल्स टैक्स के बारे में आपको एक और चीज पता होनी चाहिए। ये वैल्यू एडेड टैक्स क्या है, वीएटी क्या है? नो, जनरल सेल्स टैक्स बात ही कुछ और है। वीएटी क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स। हमारे सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज और सेल्स टैक्स ऑन गुड्स वीएटी मेथड पे, ये मेथड है सेल्स टैक्स की कलेक्ट करने का। अब इस मेथड को थोड़ा समझ लो ताकि बात कर सको इस पे। ये एब्रीविएशन स्टैंड्स फॉर वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स ऑनलाइन बेटा, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स ये टैक्स का मेथड है। ये दुनिया भर में सेल्स टैक्स को इस नाम से जाना जाता है, वीएटी से जाना जाता है, बल्कि टैक्स का नाम ही वीएटी है। यूके में, फ्रांस में, हर जगह पे इसको वीएटी कहते हैं, जिसको हम यहाँ सेल्स टैक्स कहते हैं। कंजप्शन टैक्स है। देखिए वैल्यू एडेड टैक्स का क्या मतलब है। सप्लाई चेन में मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर सब उतना ही टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को जितना वो वैल्यू ऐड करते हैं। अब देखिए वैल्यू ऐड करने का मतलब क्या है। मैन्युफैक्चरर की गुड्स परचेज थी 1 लाख की, ठीक है। जब वो परचेज करता है तो उस पर भी टैक्स दिया होगा उसने, क्योंकि एज अ बायर 18% से उसने उस पर टैक्स पे किया था। उसको इनपुट टैक्स कहते हैं। वो टैक्स जो हम परचेजेस पे करते हैं वो इनपुट कहलाता है, इनपुट टैक्स कहलाता है। और 18,000 रुपए इसने उस पे किया था। जब इसने बेचा, 160 का बेचा, बना के बेचा, 160 का बना, तो 160 पे भी उसने टैक्स दिया। 160 पे भी टैक्स दिया। कितना? 18% से। ये गुड्स की वजह से मैं 18% ले रहा हूं। ये बना 28,800। ओके, मगर वो सेल कितने की कर रहा है? 160 की। पेमेंट इतनी नहीं करेगा, इतनी पेमेंट नहीं करेगा। उससे कहा गया है जितना तुमने परचेजेस पे किया था वो माइनस कर लो, माइनस कर लो। इसका मतलब आउटपुट टैक्स से इनपुट टैक्स माइनस होता है। वीएटी में आउटपुट टैक्स से इनपुट टैक्स माइनस होता है। आउटपुट क्या है? वो सेल्स टैक्स जो सेल पे लगता है। इनपुट क्या है? वो सेल्स टैक्स जो परचेज पे लगता है। तो अगर आप 18,800 से माइनस करोगे 18,000, तो आपको मिलेगा कितना? 10,800। ये वो पेमेंट करेगा। कितनी पेमेंट करेगा? 10,800। बस इस फिगर को याद रखना। इसी तरीके से पूरा सप्लाई चेन चलेगा। हर बंदा अपनी परचेजेस पे जो टैक्स देगा वो सेल के टैक्स में से माइनस करेगा, जो बाकी होगा पे करेगा। अब मुझे एक बात बताएं, मैन्युफैक्चरर की परचेजेस कितने की थी? सेल कितने की थी? वैल्यू कितना ऐड किया इसने? माइनस करें। वैल्यू ऐड करने का मतलब है डिफरेंस बिटवीन सेल एंड परचेज प्राइस। 60,000। 60,000 का 18% कितना है? 60,000 का 18% निकालोगे तो 10,800 बनेगा। 60,000 18%, 10,800, वही बना। क्या मतलब निकला? इसने जितनी वैल्यू ऐड करोगे उतना टैक्स। दिस इज वीएटी, दिस इज वीएटी। वीएटी का एसेंस बता दिया मैंने आपको। इसका कैसे बयान करेंगे? इट इज अ मेथड ऑफ टैक्स, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, इट्स अ कंजप्शन टैक्स, कोई भी नाम दो उसको। कंजप्शन टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें सप्लाई चेन में हर बंदा उतना टैक्स पे करता है जितना वो वैल्यू ऐड करता है। मैंने साबित भी करके दिया आपको। दैट इज व्हाई वी कॉल इट वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है बेटा। आपको सेल्स टैक्स एंड सर्विस के बारे में एक और बात पता होनी चाहिए, और वो ये है कि सिंध सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2011 में वो सर्विसेज जिन पे टैक्स लगाया गया है, जिन पे टैक्स लगाया गया है,
उसकी लिस्ट मौजूद है। सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट में वो लिस्ट मौजूद है। यहाँ दो लिस्टें गिवन है, एक लिस्ट गिवन है फर्स्ट शेड्यूल में और एक लिस्ट गिवन है सेकंड शेड्यूल में। यहाँ पे सर्विसेज की लिस्ट है और यहाँ पे टैक्सेबल सर्विसेज की लिस्ट है। तो आपको अगर कहा जाए कि कौन कौन सी सर्विसेज टैक्सेबल हैं, क्या कहेंगे? ऑल द सर्विसेज लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ द सिंस सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट आर टैक्सेबल। यानी जिन सर्विसेज पे टैक्स लगाया गया है उसकी लिस्ट बना दी गई है, और इस तरीके से टैक्स लगाने को कहते हैं पॉजिटिव लिस्ट मेथड। पॉजिटिव लिस्ट मेथड कहते हैं इस तरीके से, इसको कहते हैं पॉजिटिव लिस्ट मेथड। यानी जिस पे टैक्स है वो लिखा गया है, पॉजिटिवली लिखा गया। जबकि इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स ऑन गुड्स वो एक और मेथड पे काम करते हैं, उसको कहते हैं नेगेटिव लिस्ट मेथड। इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स ऑन गुड्स नेगेटिव लिस्ट मेथड पे हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हर चीज पे टैक्स होता है सिवाय वो जो लिस्टेड होंगी। मसलन इनकम है तो सब टैक्स होंगे, गुड्स है तो सब टैक्स होंगे, जिस पे टैक्स नहीं होगा उसकी लिस्ट होगी। इधर जिस पे टैक्स नहीं होता उसकी लिस्ट होती है, इधर जिस पे टैक्स होता है उसकी लिस्ट होती है। तो ये फर्क है पॉजिटिव लिस्ट मेथड में और नेगेटिव लिस्ट मेथड में। समझ आ गया? वीएटी समझ आ गया? ये चीजें समझ आ गई। सेल्स टैक्स का रेट क्या है? सेल्स टैक्स का रेट क्या है? सेल्स टैक्स एसएसटी का रेट क्या है? एसएसटी का रेट 1 जुलाई 2024 से 15% कर दिया गया है। इससे पहले 13% हुआ करता था। टेलीकॉम पे आपने सही कहा मंशू, टेलीकॉम पे रेट, टेलीकॉम सर्विसेज पे रेट 19.5% है। अच्छा देखिए, इसमें आप में से जिसको भी टाइम मिले ना मिले, आज रात ये डॉक्यूमेंट जरूर एक दफा जरूर देखेगा। जस्ट इसमें रटा नहीं लगाना, रटा नहीं लगाना कि बैठ के रटे लगा रहे हो, नहीं। ये देखें, वर्किंग टैरिफ SRB 24, ये एक डॉक्यूमेंट है SRB का 1 जुलाई 24 का। ये देखिए, गूगल तो करें मगर ये याद रखना ये 24 वाला होना चाहिए, 1 जुलाई 24, यानी ये करंट होगा। 1 जुलाई का मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। ये वाला, ये एक डॉक्यूमेंट है, ये कंप्लीट समरी है टैक्सेस की, कंप्लीट समरी है, हर टैक्सेबल सर्विसेज में मौजूद है, उसका रेट मौजूद है। अब मैं मिसाल देता हूं आपको, खास तौर पे रेस्टोरेंट का थोड़ा पता हो। क्यों रेस्टोरेंट का पता? हर बंदा रेस्टोरेंट में आता जाता है, कॉमन सेंस की बात है। ये देखें, सर्विसेज जो होंगी रेस्टोरेंट की, इस पे खास तौर पे ये 8% का पता हो। रेस्टोरेंट की सर्विसेज पे 15% का रेट तो है, मगर अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो आपका रेट 8% हो जाएगा। अब रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं, मैं शेयर भी कर देता हूं बेटा इसको, मैं गूगल भी कर सकते हैं आप। रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं, हमारा क्रेडिट वो पेमेंट सिस्टम नहीं चल रहा, कार्ड नहीं चल रहा। क्यों करते हैं इसे? ताकि आप कैश में पे करो, ताकि वो टैक्स चोरी करें। क्योंकि अगर वो क्रेडिट कार्ड से 8 SRB अपना नुकसान कर रहा है, 15% की जगह 8% टैक्स कर दिया, ताकि उनकी सेल रिकॉर्ड पे आएगी तो बच नहीं सकेंगे। मगर रेस्टोरेंट वाले फिर भी चोरी करते हैं, इनकम टैक्स भी चोरी करते हैं, सेल्स टैक्स भी चोरी करते हैं। ये तरीका था उनको, कस्टमर को उनके खिलाफ खड़े कर देने के लिए। कस्टमर खड़ा हो जाता है, भाई मैं 8% दूंगा, मैं नहीं देता 15%, कानून ने मुझे 8% का, ये लो क्रेडिट कार्ड पेमेंट करो। तो इससे अब देखें कितना जबरदस्त तरीका निकाला है SRB ने, रेट कम कर दिया ताकि कस्टमर पे प्रेशर आ जाए, ताकि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो, ठीक है। आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, POS सिस्टम, पोज सिस्टम का पता होना चाहिए। पोज क्या है? पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, आप स्टोर पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो एंट्री करता है, स्कैन करता है, बिल बन जाता है, बिल बन के एंट्री करता है, आपको बिल भी दे देगा।
उस सिस्टम जहां से वो पॉइंट ऑफ सेल है, जहां से वो सेल कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर के जरिए टैक्स डिपार्टमेंट से लिंक होते हैं। अगर लिंक कर दिया गया टैक्स डिपार्टमेंट से, उसको लिंक कर दिया गया, और जो जो सेल वहां पे रिकॉर्ड हुई वो लाइव रियल टाइम में रिपोर्ट हो टैक्स डिपार्टमेंट को, तो इस सिस्टम को कहते हैं पीओएस सिस्टम। तो आपने देखा होगा अक्सर स्टोर्स पे दो चीजें आपको मिलेंगी, या तो लिखा होगा एफबीआर पीओएस इंटीग्रेटेड या एसआरबी पीओएस इंटीग्रेटेड। एसआरबी ने अब तक सिर्फ दो सेक्टर के साथ पीओएस इंटीग्रेशन किया है, एक रेस्टोरेंट और दूसरा ब्यूटी पार्लर। इनके साथ पीओएस इंटीग्रेशन की है एसआरबी ने, जिस पे अभी काम चल रहा है। पीओएस इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि जो सेल होगी वो वहां पे रिकॉर्डिंग पे आ जाएगी। ओके। और इसका मेंटेनेंस चार्जेस 1 रुपया भी लिया जाता है कस्टमर से। आपने देखा होगा 1 रुपया कट रहा होता है, ये एफबीआर को जाता है या एसआरबी को जाता है। 1 रुपए का फिर वो फंड बनाते हैं ताकि सिस्टम को मेंटेन करें। ठीक है, इज इट यूजफुल इंफॉर्मेशन? ओके, अब हम आते हैं ये बेटा एक दफा गो थ्रू कर लीजिए मुख्तलिफ सेक्टर्स का, टॉकिंग पॉइंट्स मिल जाएं बस। यू आर नॉट सपोज टू नो दिस एंड नो वन एक्सपेक्ट यू कि आपको इतना पता हो, मगर अंदाजा होगा। ठीक है, अब हम आते हैं एसआरबी की कंट्रीब्यूशन की तरफ। एसआरबी की कंट्रीब्यूशन, ये एसआरबी, ये एसआरबी, एसआरबी की कंट्रीब्यूशन की तरफ अगर हम आए तो एसआरबी का ये डॉक्यूमेंट जरूर देखें, लास्ट वाली एनुअल रिपोर्ट जो कि 22-23 की है। 22-23 की एनुअल रिपोर्ट है, इसमें आपको कुछ परफॉर्मेंस पता चल जाएगी। ठीक है, क्या क्या देखना चाहिए? अच्छा, ये डॉक्टर वासिफ मेमन कस्टम सर्विस से हैं, ये करंट चेयरमैन है, आपके यकीनन इंटरव्यू में होंगे। ठीक है, डॉक्टर साहब बहुत डायनेमिक इंसान है, बहुत डायनेमिक। और ये डॉक्टर अब्दुल हमीद मेमन, ये एसआरबी के सीनियर मेंबर हैं, ये भी प्रोबेबली टीम में होंगे। और ये भी कस्टम सर्विस से हैं, बाद में इन्होंने आईआरएस ज्वाइन किया था। और ये सेल्स टैक्स के पाकिस्तान के टॉप एक्सपर्ट्स में से। ये जो आपको मैंने सवालात पूछे ना, शायद ये पूछे आपसे। इनकी बहुत बड़ी एक्सपर्टीज है, बहुत सॉफ्ट, बहुत प्यारे इंसान दोनों, डॉक्टर साहब भी हो रहे। मगर डॉक्टर साहब की, वासिफ साहब की नॉलेज बहुत डायनेमिक है। प्रोविंशियल टैक्सेस पे थोड़ी सी बात जरूर बाकियों पे करेंगे। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नोट करो, लिखो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे क्या डेवलपमेंट हो रही है, थोड़ी मैं बताऊंगा आपको। और सैयद मुश्ताक आजमी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं। सर जो है ना एसआरबी के पिलर हैं, पिलर। मैं जब इनसे मिलता हूँ ना, अल्लाह की कसम, इनसे घुटने पे हाथ रख के, पाँव पे हाथ रख के मिलता हूँ। ठीक है, ये हमारे मुर्शिद हैं। काजमी साहब, मतलब सिंगल वर्ड बताऊं आपको इनको कि ये गूगल हैं टैक्स के। ठीक है, अगर ये इंटरव्यू में हुए ना बेटा तो मारे जाओ इनको, बस इनको आप अल्लाह करे कि ये ना हो। ठीक है, मगर बहरहाल बहुत इज्जत करता हूँ मैं इनकी, बहुत हद से ज्यादा। अच्छा, ये उस्मानी साहब हैं, ये जिया साहब हैं, इनकम टैक्स सर्विस से हैं, ये भी मेंबर हैं। ठीक है, ये आपको आसानी से देखिए शक्लें भी मिल गई यहाँ पे, मुझे नहीं पता था कि ये शक्लें, आपको थोड़ी फेमिलियरिटी मिल गई इनसे। ठीक है, अच्छा जी चलें। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टारगेट्स कैसे पता चलेंगे, एसआरपी ने क्या माइलस्टोन। देखिए, ये टॉकिंग पॉइंट्स होंगे आपके लिए, किसी भी सवाल में आप बोल पाओगे। ठीक है ना? तो ये देखें आपके पास ये टारगेट आ रहा है कितना, 22-3 का। अब दो और आपको पता होने चाहिए, वो मैं बता देता हूँ। 24 का कितना था, 25 का कितना, वो बात की बात है। ये आपको टारगेट मिल गए। एसआरबी ने पहले साल 2011-12 में कितना कलेक्ट किया, 25 बिलियन। दिस इज बिलियन, दिस इज बिलियन।
25 बिलियन। आपको पता है पूरी अल्लाह करे वो अगर रिपोर्ट अवेलेबल हो तो मैं आपके साथ शेयर करूं। इस जब पिछले वो मैंने शामिल करवाया था, उस रिपोर्ट को बनाते हुए मैं भी शामिल था, क्योंकि ये रिपोर्ट मैंने मेरे बनाए हुए फॉर्मेट पे बनी थी कि मेरी अपनी एक 20 लेट मी सी होगी। तो आपको बात करने के लिए जब कोई सवाल आ गया ना तो स्टेट्स मिल जाएंगे आपको। हाँ ये पढ़िए, आप देखिए जरा। अच्छा ये स्टेट्स इस वक्त अवेलेबल नहीं है, पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, मगर इस वक्त ना ये थोड़ा एसआरबी का कंट्रीब्यूशन ये देखो, ये तकरीबन 60% तक जा चुका है। सूबे का सबसे बड़ा टैक्स है सेल्स टैक्स ऑन सर्विस। ये एक्साइज एंड टैक्सेशन में एक सिर्फ एक कलेक्ट होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, जो कस्टम कलेक्ट करके देता है, वो सबसे बड़ा है। वो ना हो तो ये कुछ भी नहीं है। बीओआर, ये स्टेट्स पुराने हैं मगर ये थोड़ा आपको क्लू देंगे, ठीक है, मगर मैं इसलिए नहीं आया था इस ये कब की रिपोर्ट थी? 2000, ये देखिए 2015-16, उस वक्त भी एसआरबी का मिसा था। इससे आपको एसआरबी से जो मेरा इश्क है वो नजर आ रहा होगा। बहुत जबरदस्त डिपार्टमेंट है तारिक हुसैन तुनियो। इसमें इस रिपोर्ट में एक चीज मैंने शामिल करवाई थी पब्लिक रिकॉर्ड के लिए, ताकि रिकॉर्ड पे आ जाए एक चीज कि ये देखो ये वाली रिपोर्ट थी, ठीक है। पूरे, हाँ ये मैंने चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट की थी कि सर इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं, एंड चेयरमैन साहब वेरी काइंडली अग्रीड। ये देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा यार, ये अगर बात करने में यूज करोगे ना इट विल बी वेरी इंप्रेसिव। ज्यादा इस वक्त टेंशन नहीं लो, चंद सवाल होंगे ना तो आपको अगर ये टॉकिंग पॉइंट्स में मिलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये देखें एसआरबी को, सिंध को, एसआरबी तो था नहीं, टोटल कितने पैसे मिले थे बिहार ने कलेक्ट करके दिए, टोटल कितने साल तक? ये 10 साल तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 कैसे हो गया भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 साल तक एफबीआर ने टैक्स कलेक्ट किया। ये फिगर पता होनी चाहिए, 49.676। पूछेंगे आपको कैसे पता, आप कहेंगे जी आपकी एनुअल रिपोर्ट में मौजूद है। आपकी एनुअल रिपोर्ट फॉर 2000, कौन सी? 2015 एंड 16 में ये स्टेटिस्टिक्स मौजूद है। ये नहीं कहना सर तारिक ने बोला, ठीक है। अब देखिए ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट एवर, आप एसआरबी के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं? आप कहेंगे कि एसआरबी हैज वर्क वंडर्स, and the greatest evidence for that is के highest ever tax collected by FBR was only 16.62 billion and given to SRB, whereas in the very first year SRB collected 25 billion. SRB is the future of sin, ठीक है। यानी ये चीजें आपको हेल्प करेंगी जो मैं आपको आज दिखाने के लिए, मैंने कहा लाजमन सेशन दूंगा क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है बेटा। नोट कर लिया आप सब बच्चों ने ऑनलाइन बेटा? पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। तो अब आज अगर देखा जाए, आज 230 236 बिलियन रुपीस का टारगेट है एसआरबी का। एसआरबी टारगेट फॉर, अच्छा इस कहां से टारगेट मिलते हैं, मैं आपको उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी दिखाऊंगा। इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये ना, इजीली
235 बिलियन, ये 236 बिलियन। SRB सरपास्ड दिस टारगेट कलेक्टिंग, ये था बेटा लास्ट टाइम का, विच इज 27.23-24 का जो टारगेट था वो ये था। अब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कौन सा है जहां से पता चलता है हमें? फाइनेंस डिपार्टमेंट बजट डॉक्यूमेंट, जो बजट का समरी बनती है उसमें ये सारा स्टेट्स होता है किसने कितना कलेक्ट किया, ठीक है। FD GOS.pk। क्यों इनसिक्योर यार इन्होंने? फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिम, ये बजट बुक्स जो होती हैं इसमें आपको वो एक समरी आती है ना, उसमें मौजूद होगा करंट ईयर का टारगेट क्या है, ठीक है। एग्जैक्ट अथेंटिक आपको पता चल जाएगा। बजट स्ट्रेटजी पेपर, वही हाईलाइट वाला, ये आने दे। इसमें बहुत डिटेल होता है, आपको इतनी डिटेल में नहीं जाना, बस वो हाईलाइट है ना, बजट हाईलाइट, उसके थ्रू आपको एनुअल बजट बजट एट अ ग्लांस, ये वाला। ये इसमें आपको सब कुछ पता चल जाता है बेटा। ये देखिए रिसीट्स आपको सब पता चल जाएंगी। ये देखिए इसके अंदर ना आप अगर आ जाएं तो प्रोविंशियल सेल्स टैक्स ऑन सर्विस, ये देखो बजट एस्टिमेट्स, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, ठीक है। 24-25 का कितना है? कितना है? 300 एंड, ओके। लास्ट टाइम कितना था कलेक्शन, कितनी है? रिवाइज एस्टिमेट्स कितने थे? ये तो एस्टिमेट्स होते हैं, ये टारगेट यहाँ से पता चलता है 24 का बजट एस्टिमेट्स का, क्योंकि लास्ट ने 24-25 का है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो यहां से टारगेट का पता चलता है आपको। ये टारगेट रखा गया है। तो अपकमिंग कितना है? तो दो फिगर मैंने देनी थी आपको, एक ये दे दी जो करंट ईयर का टारगेट है, एक फिगर कौन सी थी? एक फिगर है लास्ट ईयर कितना कलेक्ट किया गया, तो 236.8 कलेक्ट किया गया था। तो आपको कंप्लीट डेटा मिल गया टारगेट्स का। बाकी लास्ट रिपोर्ट जो थी SRB की उसमें मौजूद है। ये जो लास्ट रिपोर्ट थी ना, इसमें कहाँ गई? ये आ गया 22-23 तक आ गया 185। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक सारी बात? यूजफुल, ओके। बाकी देखिए टॉप सेक्टर कौन से हैं? सर्विस सेक्टर के कौन से सेक्टर टॉप सेक्टर होंगे? टेलीकॉम, पोर्ट एंड टर्मिनल ऑपरेटर्स, बैंक, इंश्योरेंस, ये हैं। इस पे आई डोंट थिंक कि आपको पता होना चाहिए इतना कुछ डिटेल में नहीं। रेवेन्यू स्पिनर्स, ये ज्यादा इसमें बस आप ज्यादा ना जाएं, बस स्टेट टारगेट रखा, उससे ज्यादा आप इसमें इस डॉक्यूमेंट में ज्यादा ना घुसें, ठीक है। इस वक्त उसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक कॉन्सेप्ट है टैक्स का विदहोल्डिंग का, वो थोड़ा पता हो आपको। विदहोल्डिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? टैक्स का विदहोल्डिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? ये इनकम नहीं है ना, सेल्स टैक्स में विदहोल्डिंग क्या है? सेल्स टैक्स में तो कुछ और ही है। एक तरफ होगा सर्विस प्रोवाइडर, एक तरफ होगा सर्विस रेसिपिएंट। एक ट्रांजैक्शन होती है जिसमें सर्विस रेसिपिएंट एक ट्रांजैक्शन में एक परचेज करता है 1 लाख रुपए की सर्विस को, जिसपे 15% से टैक्स बनता है 15,000 रुपए, और टोटल वैल्यू बनेगी 1,15,000 की। अब इसे कहा जाता है नॉर्मली, ये नॉर्मल है, ये दो रेट्स होते हैं। इसे कहा जाता है ये जो तुम पेमेंट करोगे ना, इसको सारे पैसे ना दो, 1 लाख तो इसके अपने दे ही दो इसको सर्विस के, मगर 15,000 जो इसने तुम्हें टैक्स की मद में लिखा है,
इसमें से 20% अपने पास रोक लो और वो स्ट्रेट एसआरबी को तुम पे करो और बैलेंस ये पे करेगा। इसको विदहोल्डिंग कहते हैं। इसमें क्या फायदा होता है? क्योंकि फायदा ये होता है कि ये लोग चोरी करते हैं तो 15 की 15,000 अपने पास रख देते हैं, पता ही नहीं चलता। तो इसके थ्रू डिटेक्ट हो जाते हैं कि 20% आए, बाकी क्यों नहीं आए। तो थोड़ा सा पैसा सर्विस रेसिपिएंट के थ्रू रुकवाया जाता है। और कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जहां पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, तो गवर्नमेंट को कहा गया है थोड़ा नहीं पूरा रोक लो, पूरा टैक्स तुम दे दो। एडवर्टीजमेंट सर्विसेज पे भी 100% टैक्स विदहोल्ड करना होता है। अगर आप सर्विसेज एडवर्टीजमेंट ले रहे हैं तो पूरे 15,000 रोक लो और गवर्नमेंट को तुम दो, आगे वाला ना दे। विदहोल्डिंग का जब कॉन्सेप्ट आपको पता हो, इतनी डिटेल ना पता हो, कॉन्सेप्ट क्या है कि सर्विस रेसिपिएंट टैक्स जो पे करेगा उसमें से कुछ हिस्सा से 20% रोक लेगा, 80% टैक्स का पे कर देगा, विदहोल्ड कर लेगा, रोक लेगा। विदहोल्डिंग मीन्स रोक लेगा। ठीक है, ये भी है हमारे पास सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज में विदहोल्डिंग एप्लीकेबल है। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आता हूं जनरल नॉलेज की तरफ। टैक्स का मैंने आपको राउंड दे दिया क्योंकि इनकम टैक्स एफबीआर का तो नहीं पूछेंगे। हाँ, इतना पता हो एफबीआर का चेयरमैन कौन है? कौन है? राशिद महमूद। पूरा नाम क्या है उनका? लंगड़ियाल, एफबीआर चेयरमैन। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, राशिद महमूद लंगड़ियाल, ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जनरल नॉलेज में जो फाइनेंस के बच्चे हैं, जैसे किसी ने आईबीए कराची से पढ़ाई की हो, सीए किया हो, आईसीएमए किया हो, जनरल नॉलेज में वो टोटल जीरो होते हैं। इस हद तक, ये मैं अपनी तजुर्बे से बात बता रहा हूँ क्योंकि उनका वास्ता नहीं है ना अखबारों से, ये तो सीएसएस की वजह से आप लोगों को जनरल नॉलेज का पता चलता है और सिंगल पेपर की तैयारी करते हैं। अब मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। देखिए, जो एसआरबी के लोग होंगे वो टैक्स एक्सपर्ट है, वो आपकी पर्सनैलिटी को असेस करेंगे। वो इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट नहीं है, वो अकाउंटिंग के एक्सपर्ट नहीं है। डोंट एक्सपेक्ट कि वो आप अकाउंटिंग की एंट्री आपसे पूछेंगे। अखबार पढ़ते हैं रोज, टैक्स उनको बहुत अच्छा आता है। कॉमन सेंस के सवाल तो उन्होंने तैयार भी किए होंगे, जो देखा होगा आपकी तैयारी भी तो की होगी ना, या करेंगे कि भाई आपके किस किस किस्म की डिग्रीज आई हैं सामने, तो उनसे उस बारे में सवाल तैयार करने किए होंगे। यकीनन इंटरव्यू का हिस्सा होता है। मैं भी इस तरह कभी इंटरव्यू का हिस्सा बनता हूं तो मैं तैयार कुछ सवाल तैयार करते हैं कि ये पूछने चाहिए। मगर जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के एसएनजीडी का मेंबर होगा या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर होगा, इनकी तो स्पेशलिटी क्या है? जनरल नॉलेज। ये तो पूछेंगे ही आपको जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज में कौन सी चीजें आएंगी? मैंने लास्ट जब अपने तजर्बे से देखा था, तो इसीलिए उन बच्चों के लिए खास तौर पे ये एडवाइस है जिन्होंने ये सिंगल पेपर और सीएसएस बीएसएस की तैयारी नहीं की, कि प्लीज जनरल नॉलेज देख लो, देख लो। यानी जितना देख सकते हो। उसका तरीका क्या है? कुछ लोगों के नाम। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है सिंध का? एक दफा एक कैंडिडेट से हमने पूछा चीफ मिनिस्टर सिंध कौन है, वो भी नहीं पता था। और वो ऐसे पूछा था कि जैसे यार ये तो बता दो, और हैरान हो गए कि वो भी नहीं था। टेक्निकल नॉलेज जबरदस्त, जनरल नॉलेज जीरो। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है सिंध का? आपसे पूछता हूँ, बताओ। एक ने तो सही जवाब, दो ने सही जवाब दिया। ये पोर्टफोलियो सीएम के पास है, मुराद अली शाह। सेक्रेटरी फाइनेंस कौन है? एक चीज आपको पता होनी चाहिए, सिंध रेवेन्यू बोर्ड का लीगल स्टेटस क्या है? सिंध रेवेन्यू बोर्ड ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट है जो डायरेक्टली सीएम को रिपोर्ट करता था। रिसेंटली एग्रीकल्चर की तरफ आ रहा हूं। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने कहा कि एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स एफबीआर को दे दे। आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने, आईएमएफ ने कहा। और एफबीआर वाले ये सिंध से या सूबों से छीनने की कोशिश कर रहे थे एग्रीकल्चर के, ये कलेक्ट नहीं करते, नालायक हम कलेक्ट करके देंगे। सिंध ने कहा नहीं देंगे, हमारे पास एसआर भी है
ठीक है, हम मानते हैं कलेक्शन सही नहीं है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की, एसआरबी कलेक्ट करेगा। तो इन प्रिंसिपल ये डिसीजन हो चुका है क्या कि एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स कौन कलेक्ट करेगा। अब आपको इसका पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की कौन सी एंट्री के मुताबिक, एंट्री 47 के मुताबिक। सेल्स टैक्स की एंट्री 49 थी, इनकम टैक्स की एंट्री 47 है। टैक्सेस ऑन इनकम फेडरेशन का डोमेन है, मगर एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स प्रोविंस का डोमेन है। क्योंकि जो इस लिस्ट से निकाला जाएगा या इस लिस्ट में नहीं आएगा वो सूबे का डोमेन है, या तो निकाला जाए या ना हो। निकाला जा रहा है, सूबे का डोमेन है। अब आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त सिंध एग्रीकल्चरल ये एक कानून एग्जिस्ट करता है, ये सिंध लैंड एंड एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000, जिसके जरिए पूरे सूबे की एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे टैक्स लगा हुआ है। अब फेडरेशन कह रहा, फेडरेशन तो नहीं, आईएमएफ कह रहा है कि जी इसे हम कलेक्ट करें, और वो आईएमएफ कह रहा है इसको इनकम टैक्स की तरह कलेक्ट करें। इनकम टैक्स की तरह यानी एफबीआर के इनकम टैक्स की तरह। आपको पता है एफबीआर के इनकम टैक्स में कितना रेट है? उसमें स्लैब तो है, हाईएस्ट रेट क्या है? 45, किसी केस में 45% भी है। आमतौर पे 29% है कंपनीज का। आप मुझे बताएं एग्रीकल्चर पे अगर इतना रेट लगा दोगे तो फूड सिक्योरिटी का मसला आ जाएगा। एक ही चीज तो है इस मुल्क में कि प्याज और आलू खाने को मिल जाता है इंसान को, वो भी गए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध इसको रेजिस्ट कर रही है कि नहीं इस तरह नहीं होगा, हम इसको कलेक्ट करेंगे, बेहतर करेंगे, मगर ऐसे नहीं जैसे आप चाह रहे हैं। तो इस वक्त बाकी 3 सूबों ने अपना नया लॉ आईएमएफ के प्रेशर पे ड्राफ्ट कर दिया है। सिंध अभी तक प्रोसेस में है, एक नया लॉ ड्राफ्ट हो रहा है जो उसको रिप्लेस कर देगा, जिसके बाद कौन कलेक्ट करेगा? एसआरबी कलेक्ट करेगा। ठीक है, और आप में से जो होंगे वो फिर इसमें पोस्ट होंगे। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स भी सूबे का अभी इस वक्त बीओआर के पास है। 3 डिपार्टमेंट है सिंध के टैक्स के। कौन कौन से सिंध के टैक्स के डिपार्टमेंट है? 3 बताओ। एक का नाम है एसआरबी, एक का नाम है बीओआर, एक का नाम है एक्साइज एंड टैक्सेशन। बीओआर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो लैंड टैक्स कलेक्ट करता है। ठीक है, लैंड टैक्स जो कलेक्ट करता है, आबियाना लैंड टैक्स इन एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से कलेक्ट करता है। और बोर्ड ऑफ ये बीओआर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहलाता है। और एक है एक्साइज एंड टैक्सेशन, जो एक्साइज और टैक्स कलेक्ट करता है। ठीक है। इरिगेटेड लैंड पे इस वक्त क्या रेट है एग्रीकल्चर इनकम का? इरिगेटेड पे 200 रुपए पर एकड़, अनइरिगेटेड पे 100 रुपए पर एकड़। ठीक है, फिर ये ऑर्चर्ड होगा तो 700 रुपए, अनइरिगेटेड होगा तो 350 रुपए। इरिगेटेड का क्या मतलब है? इरिगेटेड का मतलब है कि वो कनाल सिस्टम जो है गवर्नमेंट का उसको यूज कर रहा है। ठीक है, और अनइरिगेटेड का मतलब है ट्यूबवेल वगैरह किसी और तरीके से आप उसको इरिगेशन आप कर रहे हो मगर अपने पानी से। रेट ऑफ टैक्स ऑन टोटल एग्रीकल्चर इनकम शैल बी। अब टोटल ये भी रेट इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी इनकम, अच्छा वो लैंड टैक्स था, लैंड टैक्स था, अब ये इनकम टैक्स है, क्योंकि दोनों इसमें है ना, लैंड एंड एग्रीकल्चर टैक्स है इसमें। तो इसमें ये टैक्स क्या है? वेयर द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड कितना, 1 लाख तो 5%, 1 लाख से 2 लाख की सूरत में 5000 प्लस 7.5% है। अब इसमें बस मैक्सिमम रेट देखेंगे ना, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा, 15% है। हाईएस्ट रेट कितना है? 15% है। ये इंक्रीज करके और उसको लेके जाना चाहते हैं वो 29-35% पे, जो कि नॉर्मल इनकम टैक्स का है, जो सही नहीं है। इस सिस्टम में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है बहुत ज्यादा, और बहुत अच्छा टैक्स कलेक्ट हो सकता है। इसमें मेरा प्रपोजल यानी तारिक तुनियो का प्रपोजल क्या है? मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कलेक्ट करने का तरीका है, मिलर को, जो मिलर होता है ना, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस परचेज करता है, उसको विदहोल्डिंग एजेंट बना दिया जाए, कि जो भी उससे
जिससे भी वो प्रोड्यूस खरीदेगा उस पर वो टैक्स, मिलर को पकड़ना आसान है, मिलर को विद होल्डिंग एजेंट बना दिया जाए। बट बहरहाल एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे ज्यादा मैं नहीं चाहता कि आप कोई बहुत ज्यादा काम करें, ठीक है। सही है भाई, अब आप मुझे बताएं, आपको जनरल नॉलेज पे थोड़ा सा मैं आखिरी गाइडेंस दूंगा। ये मेरी एग्रीकल्चर इनकम की भी जरा सर्वे कवर हो गया। अच्छा, अब जनरल नॉलेज में देखिए न्यूज़पेपर में क्या आता है, न्यूज में क्या डिस्कस होता है, उसको देख लें। एआई के हवाले से थोड़ा सा आपको पता, ऑलरेडी आपको पता होगा अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम श्योर। इतना तो उनको भी नहीं पता होगा, आई डोंट एक्सपेक्ट कि वो एआई पे आपसे कोई बात करेंगे, मगर फिर भी थोड़ा सा अंदाजा हो ताकि आप आईटी के हवाले से बात कर सको। नॉर्मली जहाँ तक मैं समझता हूँ करंट इश्यूज इस वक्त जैसे होंगे जो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट होंगे, लोकल और इंटरनेशनल, तो अच्छा, मैंने एक सवाल किया था वो रह गया, एक ने सही जवाब, सेक्रेटरी फाइनेंस वाला, वो इसलिए किया था कि इस वक्त सिंध रेवेन्यू बोर्ड फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंडर में आ चुका है, सिंध के। सीएम हाउस डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं करता अब क्या करता है वो, फाइनेंस के थ्रू रिपोर्ट करता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये आपके लिए शायद बहुत हल्की सी चीज हो, इसे बहुत फर्क पड़ा है, फर्क पड़ेगा। सिंध रेवेन्यू बोर्ड की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह क्या थी, उसकी ऑटोनॉमी। अब ऑटोनॉमी एक तरीके से खत्म हो गई है, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट के अटैच डिपार्टमेंट में, क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट का अटैच डिपार्टमेंट है अब एसआरबी, व्हिच मींस कि सेक्रेटरी फाइनेंस इज द बॉस ऑफ एसआरबी, chairman is all obviously the boss, but all the files move through secretary finance, so therefore you should know secretary finance कौन है, कौन है, फयाज जतोई है, फयाज जतोई। मुमकिन है ना, ये पता है क्यों पूछते हैं ये बातें, आई डोंट एक्सपेक्ट कि वो आपसे नाम पूछेंगे, मगर जनरल नॉलेज है, हु नोस, हु नोस। फाइनेंस मिनिस्टर, सेक्रेटरी फाइनेंस, जी जतोई साहब है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब जनरल नॉलेज में मैं नहीं समझता कि आपको, हाँ जैसे मैंने कहा ना, इंडिया से रिलेटेड कुछ चीजें पता हो, पूछी जा सकती हैं, नेबर है हमारा। इसका क्या नारा था लास्ट इलेक्शन में मोदी का, अब की बार, नहीं नहीं नहीं, वो तो पुराना नारा था, 400 पार। ये देखो, अब की बार 400 पार, ये क्या था नारा 400 पार, 400 पार क्या था कि 400 ये बीजेपी सीट्स लेगी, मगर कितनी मिली थी, कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी। थोड़ा सा इसको पता होना चाहिए, इसका थोड़ा सा पता हो, एग्जैक्ट इलेक्शन के अंदर क्या रिजल्ट बना। अच्छा, इसके अलावा बाकी आपकी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम श्योर फ्रेश होगी। मैं नहीं समझता आपको फर्दर ज़रूरत है कोई गाइडेंस की। लास्ट मेरी कंक्लूडिंग एडवाइस कुछ ये है, जिसे मैंने स्टार्ट किया था कि मोस्टली अगर आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस और अपनी बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंस शो कर गए, कॉन्फिडेंस का क्यों कॉन्फिडेंस शो कर गए, क्योंकि देखिए जो काम करने वाले लोग हैं ना वहां पे, वो वही चाहिए जो कॉन्फिडेंट हों, ठीक है। अच्छा, एक चीज और एडवाइस कर दूं, प्लीज ये नहीं बोलिएगा कि मैं SRB को आके ठीक कर दूंगा। मैंने देखा है कि कभी कभी कुछ ऐसे भी होते हैं जो वेबसाइट देख के क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं कैंडिडेट्स, कि ये कमी है, ये कमी, ये कमी है। ये नहीं करें, नेवर डू दैट, तारीफ ही करें भाई। ये देखिएगा,
कितना टाइम ले रहा है, ये देखो, ये वेबसाइट है, क्रिटिसिज्म टाइम ले रही है, वेबसाइट खुलने में टाइम ले रही है यार, ये आपके सामने है। मैंने उसको अभी नहीं स्लो नहीं किया मैंने, बहुत टाइम ले रही है, बहुत टाइम ले रही है, ये आम वेबसाइट इतना टाइम नहीं लेती कोई भी। ये देखो आप खोलिए वेबसाइट, ये क्रिटिसिज्म नहीं करनी, मैं वजह बताता हूँ क्यों ना करें। ये देखिए, यूआरएल में क्यों नहीं वहीं क्यों ही खुल गया इंस्टेंट में एपीआर खुल गया। अच्छा, इसमें पता नहीं क्या है, इनसिक्योर, एनीवे। तो देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, वेबसाइट को देख के ना वो अपनी इस किस्म की बातें करते हैं, तो मैं तो आऊंगा तो एसआरबी को पता नहीं क्या कर दूंगा। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप एसआरबी को कोई कोई परफेक्ट इदारा है, बहुत सारी उसमें कमियां हैं, बहुत सारे उसमें इश्यूज होंगे। वहां इंटरव्यू में बैठे हुए लोग फील करते हैं कि ये कल का बच्चा है, इसका मतलब हम नाकाम हैं। इनडायरेक्टली सोचो, आपको अभी एबीसी भी नहीं पता एक डिपार्टमेंट की, बाहर खड़े हो और आप स्टार्ट ही क्रिटिसिज्म से कर रहे हो। हर डिपार्टमेंट में मसले होते हैं, अगर इस चीज पे डिस्कशन खुला है ना, तो फिर आप कहेंगे कि सर देखिए हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई इशू होता है। असल चीज क्या है, ओवरऑल उसका आउटलुक क्या है, ओवरऑल उसकी डायरेक्शन क्या है। एसआरपी का ओवरऑल आउटलुक बहुत अच्छा है, वो आपको मैंने दिखा भी दिया, देखिए कैसे ट्रेंड उसका बढ़ा है, कैसे कहाँ था एफबीआर जब कलेक्ट करता था, कहाँ एसआरबी जब कलेक्ट, मेजर टैक्स बन गया है इतने कम टाइम के अंदर। तो क्रिटिसिज्म उस वक्त करें जब आप अंदरूनी बन के एक्सपर्ट बन जाए, फिर ठीक करके दो। अभी तो आपको पता नहीं है ना, यहाँ वाकई आप उसके एक्सपर्ट हो। मुझे जैसे मिसाल ले लें, मैंने एमएस किया हुआ है आईटी में, मैं बोल सकता हूँ, देन आई हैव द अथॉरिटी एंड दे विल लिसन। देन क्रिटिसाइज करो कि सर लेट मी टेल यू आई एम एमएस, ठीक है, आई बेग योर पार्डन बट मैंने एक बात नोट की थी, आपका वेबसाइट बहुत स्लो यार, और ये वजह है उसकी। डोंट बी पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, बी पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन। बता दो उसको यार, ये कर दोगे ना आप, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलें बेटा, थैंक यू वेरी मच, आई होप के कुछ चीजें आपके लिए यूजफुल थी। और बस कंक्लूडिंग बात वही है कि इंटरव्यू के अंदर बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस बी नॉर्मल, टोटली नॉर्मल। कॉन्फिडेंस का मतलब ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं है। जहां पे आपको अगर कोई चीज नहीं आती तो वो आपके फेस पे ना झटका नहीं आना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। मैं आपको बताऊं सीएसएस के मेरे इंटरव्यू में 2 सवाल या 3 ऐसे थे जो मुझे नहीं पता थे, मैं क्या बोला उनको, उस वक्त चुप करके सोचना नहीं होता। अब यू नो, इधर यू नो और यू डोंट नो यार। इफ आई डोंट नो तो मैं बैठ के सोचूंगा क्यों, देन आई विल कट अ सॉरी फेस। और दूसरा ये है कि उस वक्त आप अपना चुप करके बैठने से अच्छा होता है कि बंदा बात करे। कैसे बंदा बात कर सकता है, मसलन एक इन्होंने कोई टर्म बताया था जो मुझे बिल्कुल नहीं पता था, एंड आई फ्रैंकली सेड वन थिंग, आई सेड सॉरी सर, आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड एज अ मैटर ऑफ क्या, एज अ कन्वर्सेशन जैसे चल रही है, सॉरी सर आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उनको लगा मेरे में फर्क ही नहीं पड़ा, वो कॉन्फिडेंट है ना यार। और अब कहते हैं पाकिस्तान में मेरे थर्ड हाईएस्ट मार्क्स इंटरव्यू के थर्ड हाईएस्ट मार्क्स, यानी हाईएस्ट मार्क्स जो थे ना वो 200 थे, सेकंड हाईएस्ट मार्क्स थे 190, थर्ड थे 180 जो मेरे थे। एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस, कि बात की वहां पे यार, पानी की जरूरत पड़ी, मांग लिया पानी, यार पानी चाहिए यार, क्या मतलब कोई करबला है क्या यार, पानी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, देखो एक बात सुन लो, बस ये लास्ट बात सुनो, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
बाहर बिठाया जाएगा ना आपको, आएंगे कुछ सवाल भी पूछते हैं एक दूसरे से, क्या पूछा क्या पूछा, ये उसमें बुराई नहीं है, कभी कभी वो काम भी आ जाता है, ये इसमें हर्ज नहीं है। मगर अगर आपकी इमीडिएट बारी हो ना, तो ये ना करना। उस वक्त यू नीड टू फोकस। अगर आपकी बारी नहीं आई है, पकड़ लो, हाँ यार क्या पूछा तुझसे, वो कुछ बताएंगे कुछ नहीं बताएंगे, वही जो हर जगह होता है। मगर इमीडिएट बारी की सूरत में अगर ये करोगे ना, तो देखिए वो भी अंदर बच्चे नहीं बैठे होते, उनको पता होता है बाहर सब जाके बता रहे हैं। वो तो पहले कोशिश करते हैं, एसआरबी में प्रीवियस इंटरव्यू आते खड़ा नहीं होने देते, चल चल भाई निकल निकल, नहीं खड़े होने देते। मगर इन केस इमीडिएट बारी में, प्लीज रिमेंबर दिस, फोकस। अंदर गए, फोकस। तो पहले से फोकस होगा ना। अगर पहले ही आप एक डिस्ट्रॉट किस्म की सोच लेके पता नहीं क्या पूछेंगे, क्या यार क्या पूछेंगे यार, बिलीव मी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं, योर नॉलेज इज फार फार अहेड देन योर इंटरव्यूज नॉलेज। बस उसको हक है एक हासिल के, वो सवाल देख के पूछ सकता है, तुम नहीं पूछ सकते, तुम जवाब देख के नहीं बता सकते, बट आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा है। तो डरना किस चीज से यार, बस थोड़ी सी चीजें। अब एक लास्ट पॉइंट अगर कर सको आप में से, जो कर सके, ये मैंडेटरी नहीं है, जो कर सके, इसके बाद ना आप देखिए कैसा आपका इंटरव्यू होता है। एक आखिरी एडवाइस करूंगा, फिर मैं सेशन को एंड कर रहा हूं। आप अपने 10, अगर थोड़ी और मेहनत कर लो तो 20 कोई ऐसे सवालात बना लो जिसका ताल्लुक आपके सब्जेक्ट से हो, कुछ भी हो, अगर कर सको। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। इसकी वजह मैं बताऊं आपको। हाँ, देखें, और आज रात, जिसका कल है तो आज रात, जिसका परसों है और उसके बाद है तो उसको तो टाइम मिल जाएगा। कुछ अल्फाज और फ्रेजेस बस याद करने, फ्रेजेस जब बात करते हैं ना, तो अब मिसाल ले लें, अब कुछ सवालात बेटा जीपीटी से पूछ लो, बस। इसलिए नहीं कि रट्टे लगाने, इसलिए, ओ भाई वेट वेट वेट, इसको बताना पड़ता है। अब देखें, कंसाइज कर दिया ना, इसको बताना पड़ता है कि एक जॉब इंटरव्यू है वो, वरना डिटेल में चला जाता है। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोथ डील विद फाइनेंशियल डेटा, बट दे सर्व डिफरेंट पर्पसेस एंड ऑडियंस। कमाल, ये लाइन बस चाहिए मुझे, कुछ लाइनें चाहिए बस, बाकी तो बोलोगे मुझे पता है। चंद लाइनें ना अपने सब्जेक्ट से लिंक, इकोनॉमिक्स है तो उसकी, यार 10 कर लो। पता है क्यों? क्योंकि वो आपको ना, वो कहते हैं ना जो सिंधी में कहते हैं रवा करना, वो आपको ना वो लाइन दे देगी, बात दे देंगी बोलने में। बस वो 4 से 10 चंद लाइनें चाहिए, और मेजर मेजर कॉन्सेप्ट्स की चाहिए। पता है क्या है, वो आपको डिस्क्राइब करने का तरीका दे देगी। ये कर सको शाबाश, नहीं कर सको परवाह नहीं है, इस वक्त कोई परवाह नहीं है, इस वक्त छोड़ दो, टाइम नहीं है। मगर अगर कर सकोगे ना, तो आपके माइंड को चीजें डिस्क्राइब करने का तरीका मिल जाएगा। इसी को बोलो कि जी मैं एक इंटरव्यू में जा रहा हूं और ये सवाल है, इसके जवाब क्या देने चाहिए, बस। इसलिए नहीं कि वो जवाब तुम दोगे जीपीटी से, नहीं, लैंग्वेज देगी आपको, वो स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा अगर आपको। क्योंकि मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने नोट किया है ना,
वो यही नोट किया है कि नॉलेज होती है, बयान नहीं कर पाती, लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज साथ नहीं देती, डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं है, ठीक है। इसीलिए कंसाइज और टू द पॉइंट जवाब देने के लिए थोड़ी सी चंद कॉन्सेप्ट की भी अगर अंग्रेजी याद कर लोगे ना तो वो बाकी जगह पे काम आती है, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच ऑनलाइन बेटा, होप कि आपके लिए चीजें यूजफुल थी। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट। और बहुत बहुत दुआएं आप सबके लिए। कोई फर्दर भी अगर किसी के जहन में, जीके के लिए मैंने बेटा कहा था कि कोशिश 3-4 चीजें पे मैंने आपको फोकस दिलाया था। क्रिकेट अगर जानते हो तो उसकी चीजें पता हो, ओके, यानी प्रॉपर पता हो, ओके, वरना नहीं बोलना। दूसरा, अमेरिकन इस वक्त जो एले फायर्स है उसका पता होना चाहिए। लॉस एंजलिस में इस वक्त फायर है, कितने स्ट्रक्चर, कल रात तक तो 14,000 स्ट्रक्चर गिर चुके हैं, 14,000। कल रात तक की फिगर थी 16 डेथ थी, मगर अभी बढ़ गई है 16 डेथ। और एलए की ये फायर क्या कहलाती है, नाम क्या है उसका, उन फायर का नाम क्या है, ये पता हो कि करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल सीन पे इस वक्त यही चल रहा है। और दूसरा ऑब्वियसली बात यार कि आपको फलस्तीन की करंट सिचुएशन का बताओ। बुश, यार ये बार बार मैं बुश याद आता है हमें, क्योंकि दोनों नॉनसेंस थे, वो भी नॉनसेंस था, ये भी नॉनसेंस है। ट्रम्प, वो भी नॉनसेंस था। तो ट्रम्प के इलेक्शन में स्विंग स्टेट कौन सी थी, कौन सी स्टेट है 7 जिसको स्विंग बोलते हैं, स्विंग क्यों बोलते हैं, ठीक है, ये पता हो। इंडियन इलेक्शन का पता हो, ये खास तवज्जो दिला रहा हूं आपको। बाकी तो जनरल नॉलेज सारी कुछ है ना, न्यूज़पेपर में क्या आता है। एफबीआर का इस साल टारगेट क्या है, वहां फाइनेंस मिनिस्टर कौन है कौन है, फेडरल का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, औरंगजेब। औरंगजेब कहां से आया है, किस बैंक से उसका ताल्लुक था, हबीब बैंक, एचपीएल में था। तो स्टेटिस्टिक्स में फिर दूसरी चीजें क्या होंगी, थोड़ी सी, चूंकि इकोनॉमी से रिलेटेड है। बजट पे मैंने आपको कहा थोड़ा सा, बजट नहीं, वो अपना खास तौर पे जो मैंने कहा था कि एनएफसी, एनएफसी का पता हो, ठीक है। बाकी चीजें जो न्यूज़पेपर की डे टू डे होती है उसी के बारे में था, कोई खास इस तरह नहीं है। फिर भी इन एनी केस अगर किसी को कोई भी गाइडेंस इन द मीन टाइम चाहिए ना, कोई ऐसी अर्जेंट हो, तो प्लीज ये मेरा नंबर है, ठीक है, आप रब्ता कीजिएगा अगर कोई ऐसा अर्जेंट हो। इस वक्त इस सेशन में थोड़ी जो चीजें आपने नोट की हैं उस पर जाके काम कर लो आज रात, जिसका कल सेशन है, वरना वो परसों तक। उम्मीद है बेटा इन्हीं चीजों में ये चीजें रहेंगी इंशाल्लाह, ठीक है। और बाकी रही बात इस चीज की, तो बार बार यही कहूंगा, जाओ और बोलो, बोलो, जो बोलेगा ना और जो बात करेगा, जो कॉन्फिडेंट होगा वो जीतेगा, ठीक है ना। वो बात है सिर्फ इस चीज की नहीं है कि फेस के एक्सप्रेशन भाई खा जाओ उनको, ठीक है ना। वो डिसाइड जो है ना वही कर लें, भाई मुझे तो ये चाहिए बंदा, ठीक है, मुझे तो ये चाहिए। चले बेटा, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत दुआएं आप सबके लिए। जी मैं ये शेयर करा देता हूँ, आज की रिकॉर्डिंग शेयर करा देता हूँ।